हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th मैथ्स की डीओई असेसमेंट वर्कशीट नंबर 1 करेंगे जिसकी डेट 27 जुलाई है। देखिए बच्चों, इस वर्कशीट में आपके पास 10 क्वेश्चंस दिए हुए हैं और हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस हैं, यानी कि जो आपको यहाँ क्वेश्चंस दे रखे हैं ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं। आपको क्या करना है, हर एक क्वेश्चन का जो भी करेक्ट आंसर है ना, उसके करस्पॉन्डिंग जो जो भी सर्कल है उसको डार्क करना है, या तो पेंसिल से या तो पेन से। तो बच्चों, सबसे पहले तो आपको क्या काम करना है, इस वर्कशीट पे अपना यहाँ पर नाम लिखना है और यहाँ पर अपनी क्लास टीचर का नाम लिखना है। हम आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझाएंगे, बिल्कुल डिटेल में समझाएंगे। तो अगर आप हर एक क्वेश्चन समझना चाहते हो तो वीडियो के एंड तक बने रहना, और वीडियो के एंड में हम हर एक क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग जो भी आंसर होगा ना इन ऑप्शंस में से, उनको टिक करके भी आपको दिखाएंगे। तो आइए बच्चों, बढ़ते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ और एक एक क्वेश्चन को बड़े डिटेल से सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, ये जो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास, ये क्या कहता है कि इन विच क्वाड्रेंट डू द पॉइंट -2,6 लाइज। आपको बताना है कि किस क्वाड्रेंट में ये जो पॉइंट है ना -2,6 ये लाई करेगा। देखो बच्चों, जो एक कोऑर्डिनेट प्लेन होता है ना, ये 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है और इसके हर एक पार्ट को क्वाड्रेंट बोला जाता है। ये होता है हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है ना, उसमें एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होता है और वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होता है। और जो सेकंड क्वाड्रेंट होता है उसमें एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है। जो थर्ड क्वाड्रेंट होता है उसमें एक्स कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव होता है और वाई कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव होता है। और जो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है उसमें एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है और वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है। तो अब यहाँ पे देखो, क्वेश्चन में जो आपके पास जो पॉइंट दिया हुआ है ना, वो है -2,6। आपको पता होगा जो सबसे पहले लिखा जाता है ना इस ऑर्डर्ड पेयर में, वो होता है हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट। जो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, नेगेटिव है। और जो बाद में लिखा जाता है वो होता है आपके पास वाई कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट क्या है, 6। 6 का मतलब प्लस का 6, तो वाई कोऑर्डिनेट है प्लस का 6। तो अब देखो, ये साइन के हिसाब से ये किस क्वाड्रेंट में आएगा, ये आएगा बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट में, माइनस कॉमा ये प्लस। तो ये जो सेकंड क्वाड्रेंट है यही इसका आंसर है, तो इसका आंसर होगा बी। मैं टिक कर देता हूं और आपको ये डार्क करना है। देखो, आप इसको एक तरीके से और कर सकते हो। आपको पता होगा कि ये जो पॉइंट है, अगर -2,6, अगर मैं इसको प्लॉट करूं तो ये किधर आएगा, देखो -2 कहीं इस तरफ आएगा, -1 -2, ठीक है। और एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, -2, वाई कोऑर्डिनेट क्या है 6, 1 2 3 4 5 6, कहीं इस तरफ आएगा ये 6। तो मैं क्या करूँगा, -2 से एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा और एक ये 6 से मैं एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा, और जिस पॉइंट पर ये दोनों की दोनों लाइंस मिलेगी यही होगी -2,6 की पोजीशन। तो ये देखो, पॉइंट आ किस क्वाड्रेंट में रहा है, ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो पॉइंट किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो आप इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हो, डायरेक्टली प्लॉट करके भी कर सकते हो और साइन कन्वेंशन की हेल्प से भी कर सकते हो। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस क्वेश्चन का फाइनली आंसर होगा बच्चों बी। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपसे क्या बोला गया है कि द HCF ऑफ 195 एंड 87 इज 3। आपके पास HCF दे रखा है दो नंबर्स का, पहला नंबर है 195 और सेकंड नंबर है 87। इन दोनों का HCF आपके पास दे रखा है 3, और अब आपको पूछा गया है द LCM ऑफ 195 एंड 87 इज, यानी कितना होगा। ये ऑप्शंस में से आपको पिक करना है। देखो, एक बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी होती है कि अगर दो नंबर है कोई, तो उन दो नंबर का प्रोडक्ट हमेशा ध्यान रख लेना HCF इंटू एलसीएम के इक्वल होता है। क्या, HCF इंटू एलसीएम, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो HCF इंटू एलसीएम हमेशा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होते हैं।
देखो यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर है वो है 195 और जो सेकंड नंबर है वो है 87। HCF आपको दिया हुआ है, क्या है आपके पास 3, ये दिया हुआ ना, ये HCF ही तो है। LCM आपको निकालना है, तो आप एक काम करो, LCM को यहीं रहने दो, बाकी को एक तरफ ले जाओ। ये हो गया 195 इंटू 87 डिवाइडेड बाई 3। इस 3 से इसको कैंसिल करोगे तो ये आएगा 29। ये बच्चों आप सॉल्व कर लेना, ये सॉल्व कर करा के आएगा आपके पास 5655। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया डी। तो आपको ये सर्कल डार्क करना है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक सेकेंड, हो गया, रोक तो सकते हूँ, बीच में क्रॉप कर लूँगा। देख लो चला के बच्चों, ये जो थर्ड क्वेश्चन है, तुमने बंद कर दिया ना उसको, फिर से उस पर दोबारा क्लिक कर। ये तो क्रॉप करनी पड़ेगी अब तो वीडियो। बच्चों ये जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्या कहता है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द गिवन फिगर वेयर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। देखो आपको एक ये सर्कल दे रखा है, इस सर्कल का जो सेंटर है वो है O, ठीक है। और आपसे जो पूछा गया है वो पूछा गया है कि इनमें से, यानी कि ABCD जो ये 4 स्टेटमेंट हैं, इनमें से कौन सी ट्रू होगी आपको बतानी है। देखो बच्चों, ये जो सर्कल है ना, इस पे एक ये आर्क बनी हुई है, ये QR, ठीक है। ये जो आर्क है ना, ये सेंटर से है ना एक एंगल बना रही है, और यही आर्क सर्कल के किसी अदर पार्ट से एक एंगल बना रही है। तो आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी क्लास 9th में कि जो कोई आर्क है ना, सेंटर से जो एंगल बनाती है ना, वो हमेशा डबल होता है जो ये एंगल बनाती है किसी सर्कल के अदर पार्ट से। यानी कि अगर ये वाला एंगल x है तो ये वाला एंगल क्या होगा 2x। तो हमेशा सेंटर से जो एंगल बनता है ना वो डबल होता है, ठीक है। आप ये चीज हमेशा ध्यान रख लेना। तो अब देखो इसके अकॉर्डिंग जो ये एंगल QOR है, ये क्या होगा, डबल होगा। या फिर आप ये भी कह सकते हो जो एंगल QPR है ये क्या होगा, हाफ होगा किसके, एंगल QOR के। देखो अब इनमें से है ना जो ट्रू स्टेटमेंट कौन सी है वो छांट लो। देखो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू बैठती है इस सिचुएशन के हिसाब से। आपके पास कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर दी हुई है, देखो ये आपके पास C में दिया हुआ है, तो आपको C के करस्पॉन्डिंग आपको सर्कल को डार्क करना है। देखिए ये चीज़ ऐसे भी लिखी आ सकती है, अगर ये ऑप्शन ऐसे ना देना चाहे तो एक तरीके से और दे सकता है कि जो एंगल QOR है ये हमेशा डबल होगा एंगल QPR के। कुछ भी नहीं है, इस 2 को इस तरफ ले जाओ। तो ये स्टेटमेंट 2 तरीके से पूछी जा सकती है। आई होप आपको ये स्टेटमेंट दोनों तरीके से समझ में आई होगी। तो इस थर्ड क्वेश्चन है जो उसका आंसर है C, तो आपको ये टिक करना है, ठीक है बच्चों। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए बच्चों, ये जो फोर्थ क्वेश्चन है इसमें आपको क्या बोला गया है, आपको द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, ये जो पोलिनोमियल है इसका जीरो बताना है। देखिए जो जीरो होता है वो हमेशा इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो देखो आपको निकालना है ये जो पोलिनोमियल 4x प्लस में 3 है इसका जीरो निकालना है। तो सबसे पहले क्या काम करो, इसको जीरो के इक्वल पुट कर दो। अब क्या करो, x की वैल्यू निकालो। x की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, 3 को इस तरफ लेकर आओगे, ये 3 इस तरफ आएगा तो -3। तो x की क्या वैल्यू आ गई, -3/4। देखिए x की जो ये वैल्यू है -3/4, ये इस पोलिनोमियल का जीरो है। यानी कि अगर x की वैल्यू आप इस पोलिनोमियल में पुट करोगे तो वो जीरो के इक्वल आएगा। अगर किसी बच्चे को इसमें कोई प्रॉब्लम है तो वो डायरेक्ट भी कर सकता है। देखिए कोई भी अगर कोई पोलिनोमियल होता है ना, लीनियर पोलिनोमियल,
उसकी फॉर्मेशन ये होती है ए एक्स प्लस में बी। अब अगर मुझे इसका ज़ीरो पता लगाना है तो इसका ज़ीरो डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ मैं, वो होता है माइनस में बी बाय में ए। अब देखो इसको और इसको कंपेयर करोगे आप तो आपके पास क्या आएगा, ए तो आ जाएगा बच्चों 4 और बी आ जाएगा 3। तो ज़ीरो क्या होगा, माइनस में बी बाय में ए, यानी कि एक्स क्या होगा, माइनस तो एज इट इज़ रहेगा, बी क्या है 3 और ए क्या आ जाएगा 4। तो आप ऐसे भी डायरेक्टली भी निकाल सकते हो या फिर सॉल्व करके भी निकाल सकते हो। तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो है आंसर वो होगा ए। तो आपको ये सर्कल डार्क करना है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में तो ये क्वेश्चन भी बच्चों आपका होता है सॉल्व। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपको क्या दिया हुआ है, इन द गिवन फिगर एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड। ये है एक ट्रायंगल एक्स वाई जेड, इस ट्रायंगल का आपको एरिया दे रखा है, क्या है लिखते हुए चलते हैं। एरिया क्या दे रखा है आपको 118 मीटर स्क्वायर एंड एक्स एस इज इक्वल टू 4 मीटर, यानी कि ये क्या है, एक परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, हाइट आपको क्या दे रखी है 4 मीटर। इफ एक्स एस इज परपेंडिकुलर टू वाई जेड, ये देखो बोला भी गया यहाँ पे, ये एक्स एस है परपेंडिकुलर है वाई जेड पर, ठीक है। देन वाई जेड, आपको वाई जेड निकालना है कि क्या होगा। देखो ये जो ट्रायंगल है ना एक्स वाई जेड, इसमें ये जो वाई जेड है ये क्या है, बेस, क्या है बेस, और जो एक्स एस है वो है हाइट, यानी कि ये एक्स एस ये जो हाइट, और एरिया आपको दे रखा है 118 मीटर स्क्वायर। तो बच्चों आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला ज़रूर पता होगा कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है वो होता है 1/2 इंटू बेस। बेस क्या है यहाँ पर वाई जेड इंटू हाइट। आपको पता होगा हाइट क्या है यहाँ पे एक्स एस, यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, करेक्ट कर लेते हैं एक्स एस। तो आपके पास देखो एरिया है यहाँ पर 118, 1/2 तो एज इट इज़ रहेगा, वाई जेड आपको कैलकुलेट करना है और एक्स एस आपको दे रखा है 4। इस 2 से मैं इसको कैंसिल करूँगा तो ये बचेगा 2। तो वाई जेड को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 118 डिवाइडेड बाई में 2, यानी कि ये आ जाएगा 59 मीटर। तो आपके पास ये ऑप्शन जो बी है यही होगा आंसर। तो आपको ये सर्कल डार्क करना है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये होगा 59 बच्चों, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या बोला गया आपको, द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। आपको इस इक्वेशन का सॉल्यूशन बताना है, क्या होगा। तो बच्चों सबसे पहले तो आप एक चीज़ देखो, ये जो लिखा हुआ है ना आपके पास 5x प्लस 2y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, ये एक लीनियर इक्वेशन है। क्या है, लीनियर इक्वेशन। और इसमें कितने वेरिएबल हैं, इसमें वेरिएबल्स है 2। तो एक इक्वेशन है और 2 वेरिएबल है, तो इस केस में इस इक्वेशन के बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, यानी कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। उन इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस में से एक सॉल्यूशन आपको इन ऑप्शन में दिया हुआ है, वही आपको पता लगाना है। देखिए सबसे बेस्ट तरीका है कि आप है ना ऑप्शंस को उठाओ और इक्वेशन में पुट करो, जो भी सॉल्यूशन होगा ना इस इक्वेशन को वो इसको सेटिस्फाई ज़रूर करेगा। तो सबसे पहले ऑप्शन ए को पिक करते हैं। क्या दिया हुआ है 2, -1, ठीक है। यानी कि x क्या है 2 और y क्या है -1। इसमें पुट करते हैं हम, क्या आएगा हमारे पास 5 × 2, यह आएगा 5 × 2 प्लस 2 × y क्या है -1, तो ये क्या है -9। क्या ये 0 आएगा, आपको यही तो देखना है ना। तो ये आ जाएगा बच्चों आपके पास 5 × 2 = 10 -2 -9। ये बच्चों सॉल्व कर करा के आएगा -1। ये तो 0 के इक्वल है ही नहीं, तो ये इसका सॉल्यूशन होगा नहीं, ये तो सॉल्यूशन होगा ही नहीं। अब नेक्स्ट ऑप्शन बी को पिक करते हैं।
इसमें देखो क्या लिखा हुआ है 1,2। अब देखो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है 1 और y की वैल्यू क्या है 2। तो देखो अब इस इक्वेशन में पुट करो 5 इंटू एक्स यानी कि 1 प्लस 2 इंटू वाई क्या है 2 माइनस में 9। ये देखो सॉल्व कर आगे क्या आएगा 5 प्लस में 4 माइनस में 9 यानी कि आ गया 9 माइनस में 9। ये क्या आ गया बच्चों 0। तो ये जो ऑप्शन बी है ना, यहाँ पर जो वैल्यू दी हुई है एक्स वाई की, यही इसका होगा सॉल्यूशन, क्योंकि 1 और 2 यही वो पॉइंट है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कराएंगे। देखिए आप ऑप्शन सी और डी खुद ही चेक करके देख लेना, आप पुट करना वो 0 के इक्वल नहीं आएगा, ना ही सी में और ना ही डी में। तो जो भी 0 के इक्वल आएगा ना वही होगा इसका सॉल्यूशन, यानी कि 1,2 क्या हो गया इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो ये आप इसको टिक कर देना। अब बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये क्वेश्चन जो आपकी असेसमेंट शीट है उसका वन ऑफ द ईजिएस्ट क्वेश्चन है, यानी कि सबसे इजी क्वेश्चन में से एक है। अगर किसी बच्चे को यहाँ पर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की सिर्फ डेफिनेशन भी पता है ना, तो भी वो इस क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकता है, तुरंत देखते ही टिक कर देगा कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया आपको, ऑल द 4 वर्टिसेस ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। यार ये गलत हो गया, मैंने टिक तो नहीं किया, चल कोई नहीं, ये तो क्रॉप होगा एक बार। बच्चों ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये इस आपकी वर्कशीट का सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है, यानी कि अगर आपको सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी डेफिनेशन पता है तो आप इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखते ही टिक कर सकते हो क्या होगा। देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है, ऑल द 4 वर्टिसेस ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल लाई ऑन अ। देखिए सारी चीज़ें बाद में करेंगे, सबसे पहले आपको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब पता होना चाहिए कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है सबसे पहले तो देखिए इस चीज़ की हम बात करेंगे। मैंने आपको इस तरीके से सॉल्व कराऊंगा ताकि आपको पता रहे कि बाकी के ऑप्शंस क्यों नहीं होंगे। देखिए जो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, 4 साइडेड फिगर, यानी कि कोई ऐसा ये जो 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर बनता है। अब ऐसा अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है जिसके ये चारों के चारों वर्टिसेस किसी सर्कल पर लाई करते हैं कुछ इस तरीके से, तो वो हमेशा होगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। किस पर किस पर सर्कल पर लाई करते हैं, तो यानी कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों के चारों वर्टिसेस सर्कल पर लाई करते हैं उसको बोलेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। देखिए अच्छी तरह से ये मैंने आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है, ये होगा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। देखिए ये है सर्कल, ठीक है, इस सर्कल पर इस क्वाड्रिलेटरल के ये चारों के चारों वर्टिसेस लाई कर रहे हैं। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन आपको अच्छे से आनी चाहिए। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में देखिए पूछे ये गया है कि जो वर्टिसेस होंगे चारों के चारों किसी क्वाड्रिलेटरल के, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में। देखिए अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में बोला क्या गया है कि ऑल द 4 वर्टिसेस ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल लाई ऑन, आपके सामने किस पर लाई करेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में, वर्टिसेस सारे के सारे सर्कल पर। तो इस जो क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, तो आपको ये डार्क करना है। तो जिस बच्चे को अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन पता है इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बच्चों अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज इरेशनल। आपको बताना है कौन सा नंबर इरेशनल है। तो सबसे पहले तो आपको रैशनल और इरेशनल के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। अगर आपको रैशनल और इरेशनल की डेफिनेशन ही नहीं पता तो आप इस क्वेश्चन को कर ही नहीं सकते। तो सबसे पहले एक हल्का सा बहुत ही छोटा सा कुछ सेकंड का ब्रीफ ले लेते हैं रैशनल और इरेशनल के बारे में, ताकि आपको बाकी के ऑप्शंस भी पता रहे कि ये क्यों नहीं होंगे। देखिए अगर मैं इरेशनल नंबर्स की बात करूं ना, तो इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। या फिर अगर मैं दूसरी डेफिनेशन की बात करूं इरेशनल नंबर्स की, वो होगा कि जिसका डेसिमल एक्सपेंशन ना तो टर्मिनेट हो रहा है ना ही रिपीट हो रहा है, यानी कि जो डेसिमल के बाद जो भी डिजिट्स आ रही है ना तो वो कहीं रुक रही है और ना ही रिपीट हो रही है एक पैटर्न से।
ठीक है। और रैशनल नंबर्स की अगर मैं बात करूँ तो रैशनल नंबर्स क्या होंगे, जिनको पी बाई क्यू की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, या फिर इसी की दूसरी डेफिनेशन अगर मैं कहूँ तो डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा ना रैशनल नंबर्स का, वो या तो टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। देखिए इन्हीं डेफिनेशंस का यूज करते हुए हम इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करेंगे, इसके ऑप्शंस को देखेंगे। देखिए ये बोल रहा है कि कौन सा नंबर इरेशनल होगा, हम एक एक नंबर को पिक करते हैं आपको समझाने के लिए। वैसे मैं चाहूँ तो देखते ही टिक करा सकता हूँ, बता सकता हूँ, क्योंकि देखने से ही पता चल जाएगा, लेकिन इन डेफिनेशंस को रेफर करेंगे हम और एक एक ऑप्शन को सॉल्व करेंगे। देखिए ये लिखा हुआ है √36, आपको पता है 36 एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, किसका? 6 का। तो ये इसको अगर मैं आगे सॉल्व करूंगा तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 6 की पावर 2, और ये आ गया बाहर, रूट को मैं लिख सकता हूँ 1/2, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा 6 को मैं लिख सकता हूँ 6/1। तो ये तो देखो रैशनल होगा, क्यों? क्योंकि ये पी बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया। अब पिक करते हैं ऑप्शन बी, ये देखो 0.85, ठीक है। अब देखो इसका जो डेसिमल के बाद है ना, ये नंबर टर्मिनेट हो रहा है, यानी कि 2 ही डिजिट है, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो जाएगा, तो ये होगा रैशनल। और अगर आप इसको वैसे भी देखो तो 85/100 में इसको लिख सकता हूँ 2 डेसिमल हटाने के बाद, तो ये तो हो गया भाई रैशनल, ये भी रैशनल, ये भी रैशनल हो गया। अब एक काम करते हैं, डी ऑप्शन को सबसे पहले पिक करते हैं, सी के लिए थोड़ा स्पेस छोड़ देते हैं। तो डी में देखो 1 पॉइंट, ये 434343 बार बार आ रहा है, यानी कि 43 क्या है, बार बार रिपीट हो रहा है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 43 के ऊपर बार। तो ये देखो जो डेसिमल एक्सपेंशन है ना, ये रिपीट हो रहा है। तो रैशनल की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेट हो रहा है, जैसे ये टर्मिनेट हो गया था, या तो फिर रिपीटिंग है ना, क्या हुआ? देखिए अब रैशनल नंबर की, देखिए अब रैशनल नंबर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो डेसिमल एक्सपेंशन है ना, या तो टर्मिनेट हो जाए जैसे कि ये हो गया, या तो फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, यानी कि कहीं पर खत्म भी नहीं हो रहा है, यानी कि 4343 क्या है, चलता जा रहा है, लेकिन एक पैटर्न से रिपीट हो रहा है, रिपीट क्या हो रहा है 43। तो ये क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। अब बात करते हैं ऑप्शन आपके जो है सी की। अब देखो जो सी है ये क्या है, 31 यानी 31.480152, और ये चलता जा रहा है। अब देखो डेसिमल के बाद ना तो ये कहीं रुक रहा है, ठीक है, ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा भाई, और ना ही एक पैटर्न से ये रिपीट कर रहा है, ये नंबर ना तो ये टर्मिनेट है और ना ही ये रिपीट कर रहा है। तो अब है ना डेफिनेशन पे आओ इरेशनल की, जिसका कि डेसिमल एक्सपेंशन ना तो टर्मिनेट हो रहा हो यानी कि रुक रहा हो, और ना ही रिपीट कर रहा हो, तो ये इसमें बिल्कुल सही इस नंबर के लिए ये डेफिनेशन होल्ड करती है। तो आपके पास जो ऑप्शन सी होगा वही होगा इरेशनल। तो आपको पता चल गया होगा क्यों बाकी के इरेशनल नंबर नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि बाकी के ये रैशनल नंबर्स हैं। तो इसका आंसर होगा बच्चों सी। तो आप इसको सर्कल को डार्क कर लेना। अब बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है, ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर आपको एक छोटी सी डेफिनेशन पता है तो आप देखते ही इस क्वेश्चन को टिक कर दोगे। क्वेश्चन में क्या कहता है आपके पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन वाई एक्सिस, इनमें से कौन सा पॉइंट वाई एक्सिस पर लाई करेगा। देखिए अगर मैं कोऑर्डिनेट प्लेन की बात करूं तो ये होता है बच्चों एक्स एक्सिस, एक्स एक्स डैश, और ये होता है बच्चों वाई एक्सिस यानी कि वाई वाई डैश। ठीक है, कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पर होगा ना, कोई भी पॉइंट, तो उसकी फॉर्मेशन होती है एक्स कॉमा 0, और कोई भी पॉइंट अगर वाई एक्सिस पर होगा ना, उसकी फॉर्मेशन होती है 0 कॉमा वाई। यानी कि अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा,
और कोई भी पॉइंट अगर y कोऑर्डिनेट पर है तो उसका x कोऑर्डिनेट होगा 0। अब इसी डेफिनेशन का यूज़ करते हुए अब आप ऑप्शंस पर आओ और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन y एक्सिस पर लाई करने के लिए वो पॉइंट क्या होगा, उसका उस पॉइंट का जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है यानी कि x कोऑर्डिनेट 0 होगा और y कुछ भी हो सकता है, ठीक है, y कुछ भी हो सकता है। अब ऐसी फॉर्मेशन का देख लो इन ऑप्शंस में से कौन सा पॉइंट है। ये तो देखो देखते डिस्कार्ड कर दो, इसमें x तो 0 है ही नहीं, ठीक है। x 0 किस में, सिर्फ और सिर्फ c में, इसमें y 0 है और ये पॉइंट किसका होगा, x एक्सिस का होगा, हमेशा ध्यान रख लेना, ठीक है। अगर यहाँ पर y एक्सिस को चेंज करके x एक्सिस बोला जाए तो आपके पास होगा a, लेकिन यहाँ पर आपको पॉइंट बोला गया है y एक्सिस पर, तो y एक्सिस पर अगर कोई भी पॉइंट होगा तो उसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, तो यहाँ पर देखो x कोऑर्डिनेट क्या है 0, तो इसका होगा ऑप्शन सी। तो ये हो गया आपका आंसर, तो आप इसको डार्क कर लेना। तो उम्मीद है बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब एक लास्ट क्वेश्चन जो बचा है उसको भी पिक कर लेते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि क्या कहता है। देखिए बच्चों, जो ये लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा हो जाता है बच्चों। अब ये लास्ट क्वेश्चन है जो, इसको भी देख लेते हैं क्या कहता है ये। देखो क्वेश्चन में आपको बोला गया, बड़े ध्यान से समझना, ये थोड़ा सा टेक्निकली बहुत ही मुझे इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, इसको मैं बड़े डिटेल से सॉल्व कराऊंगा। आपको बोला गया है कि बी एम इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल बी सी डी। मान लो आपके पास एक ट्रायंगल है बी सी डी, मान लो ये मैंने नाम दे दिया बी सी डी एक ट्रायंगल है। बी एम क्या है, उसका मीडियन। तो पहले इस पार्ट की बात करते हैं, बी एम क्या है, मीडियन। देखो बच्चों मीडियन जो होता है ना वो क्या होता है, मान लो ये एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, और इसके जो अपोजिट में जो वर्टेक्स है ना, यानी कि ये जो पॉइंट बी है, इस वर्टेक्स और इस जो लाइन सेगमेंट का जो मिड पॉइंट आएगा ना, मिड पॉइंट यानी कि ये मिड पॉइंट, इनको ज्वाइन करने से जो मेरा लाइन सेगमेंट बनेगा ना वही होगा मीडियन। तो एम जो होगा ना वो मिड पॉइंट होगा, हमेशा ध्यान रख लेना इसका सी डी का। अब देखो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला गया, ये तो हो गया कि बी एम है मीडियन होगा किसी ट्रायंगल बी सी डी का। चूज द फॉल्स स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको ये जो चार स्टेटमेंट है इनमें से है ना जो गलत स्टेटमेंट है उसको चूज करना है, उसको बताना है कि कौन सी इनमें से गलत स्टेटमेंट है। तो एक एक स्टेटमेंट को पकड़ते हैं, हमें क्या पता है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है या कौन सी इनकरेक्ट है। तो सबसे पहली स्टेटमेंट ए को पिक करते हैं। देखिए कोई तुक्काबाजी नहीं चल रही, बीच में से कोई स्टेटमेंट पिक करिए, एक सीक्वेंस से चलेंगे हमेशा। कि सबसे पहली स्टेटमेंट क्या कहती है, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी। एम है जो मिड पॉइंट होगा सी डी का, बिल्कुल होगा। देखिए मैंने आपको बताया मीडियन की डेफिनेशन ही यही होती है, तो एम तो मिड पॉइंट होगा ही होगा। तो ये तो बिल्कुल ट्रू है स्टेटमेंट, तो इसके आगे हम लिख लेते हैं ट्रू। नेक्स्ट में बोला गया बच्चों एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी एम। बी सी एम, क्या इसका जो एरिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी एम, बी डी एम, यानी कि ये जो एरिया इस ट्रायंगल का आएगा, क्या ये बराबर है इस ट्रायंगल के एरिया के। तो बच्चों मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो मीडियन होता है ना, मीडियन जो होता है किसी भी ट्रायंगल के दो पार्ट करता है, आपको पता है, ठीक है। और वो इस तरीके से करता है कि दोनों के दोनों का एरिया हमेशा सेम होता है। क्या होता है, सेम। यानी कि जब मीडियन जो होता है ना वो किसी ट्रायंगल को दो इक्वल एरिया में डिवाइड करता है, तो इसीलिए जितना एरिया इसका होगा उतना ही एरिया इसका होगा। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू हो गई, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या बोलता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी एम, यानी कि ये जो एरिया है इस ट्रायंगल का बी सी एम का, क्या ये बड़ा होगा किससे, बी डी एम। बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर ये ट्रू है तो ये कैसे हो सकता है, ये गलत बोल दिया। देखिए ये जो मैंने ना अभी अभी जस्ट आपको बताया कि जो बी सी एम है इसका एरिया बी डी एम के बराबर होगा, तो ये स्टेटमेंट तो होगी बच्चों फॉल्स। लेकिन अभी क्या करते हैं हम, नेक्स्ट स्टेटमेंट भी देख लेते हैं क्या कहता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी एम, बी सी एम यानी कि इसका एरिया
क्या छोटा होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी से? बिल्कुल छोटा होगा बच्चों। ये जो एरिया है ना बी सी एम, ये बी सी एम, ये ना पार्ट है, ठीक है, किसका? बड़े वाले ट्रायंगल का। तो छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया तो हमेशा छोटा ही होगा, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गई? ट्रू। तो फॉल्स कौन सी हो गई? ये स्टेटमेंट आपके पास सी। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा। तो बच्चों आपको ये जो सर्कल है ये डार्क कर लेना है। तो ये आपकी असेसमेंट शीट होती है कंप्लीट, बट जैसा कि हमने आपको कहा था कि हम शीट में हर एक ऑप्शन को डार्क करके भी दिखाएंगे। तो आइए हम उस पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। वो तो अब सबसे पहले जाना पड़ेगा, है ना? नहीं वो तो बनाएंगे ना हम। अबे इसी में ही ना कर दूं? देख लो इसी में कर दो, पर छोटा नहीं है ये, लेकिन क्या फर्क पड़ रहा है? चलो इसी में करते हैं। क्या फर्क पड़ रहा है? कुछ फर्क पड़ रहा है वैसे? नहीं ना, क्या बनाएंगे, इतनी मेहनत का ही करनी, ठीक है ना? वैसे भी समझाने का मेन होता है, हर एक क्वेश्चन में समझा तो दिया है हमने, ठीक है। तो बच्चों जो जो हमारे पास आंसर्स आए हैं हम उनको टिक कर लेते हैं। देखिए तो बच्चों जो जो भी हमारे पास आंसर्स आए हैं उनको हम फिल कर लेते हैं। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसका आंसर था बी, तो हम बी को डार्क कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 2 था उसका आंसर था डी, तो हम इसको डार्क कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3 था उसका था आंसर आपके पास सी, तो हम क्या करते हैं, सी के जो करस्पॉन्डिंग सर्कल है उसको डार्क कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 4 था उसका आंसर था प्यारे बच्चों ए, तो ए के जो करस्पॉन्डिंग सर्कल है उसको डार्क कर लेते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर जो 5 था उसका आंसर था बी, तो बी के जो करस्पॉन्डिंग सर्कल है उसको डार्क कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो सी था, क्वेश्चन नंबर जो 6 था उसका आंसर था ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी के जो करस्पॉन्डिंग सर्कल है उसको हम डार्क कर लेते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर जो 7 था उसका आंसर था डी, डी के जो करस्पॉन्डिंग सर्कल है उसको डार्क कर लेते हैं। देखिए मैंने टिक भी कर देता हूँ हर एक का, ये हो गया बी और ये हो गया डी, इसका ये हो गया सी, इसका हो जाएगा बी, इसका हो जाएगा बी, 7th का हो जाएगा डी, 8th का जो आंसर था वो था सी, यानी कि सी के जो करस्पॉन्डिंग सर्कल है उसको डार्क कर लेते हैं। 9th था जो उसका आंसर था प्यारे बच्चों सी, तो सी के करस्पॉन्डिंग जो सर्कल है उसको डार्क कर लेते हैं। ऐसे ही जो क्वेश्चन नंबर 10 था उसमें कौन सी फॉल्स स्टेटमेंट थी? सी, तो सी के करस्पॉन्डिंग हम टिक कर लेते हैं। तो बच्चों आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। पंद्रह 16 मिनट की बनी है ना। तो इसी तरह से हमारे साथ इस पे तो कुछ नहीं करना ना मुझे। तो बच्चों इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे साथ बने रहिए। प्लीज़ लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए ताकि आप इसी तरह की अच्छे अच्छे वीडियो के नोटिफिकेशन पाते रहो। तो बच्चों मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में कुछ और नए टॉपिक के साथ जो भी आपकी वर्कशीट्स में आएंगे। तो नमस्कार, जय हिंद, ठीक है।